दोस्तों नमस्कार। आज हमारी 5वीं क्लास स्टार्ट होने जा रही है और ये 5वीं क्लास रजिस्ट्रेशन एक्ट की चैप्टर 6 से रिलेटेड है और हम 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और 4 क्लास में हमने पूरी प्रोसीडिंग ये जानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट कंपलसरी होगा रजिस्ट्रेशन कराने का, किसका नहीं होगा, रजिस्टर करेगा या उप रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा, इंस्पेक्शन कौन करेगा, है ना, कि उनके कार्यों का, ठीक है। और टाइम देख लिया कि टाइम किस टाइम पे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, किस टाइम के पहले रजिस्टर कराना चाहिए। प्लेस देख ली कि किस प्लेस को मानेंगे कि हाँ इस प्लेस पे रजिस्टर कराना है, मतलब किसका जुरिसडिक्शन चेक करना है कि सब रजिस्ट्रार का बन रहा है, रजिस्ट्रार का बन रहा है। तो ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, कॉम्पिटेंसी चेक करनी है किसकी, कि जो पर्सन आ रहा है रजिस्टर कराने के लिए वो वास्तव में वैलिड है या नहीं है, जो इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, मैं 32 से लेकर 35 तक पूरी कंप्लीट करनी। अब 32 पहले चैप्टर का नाम अगर आप देखें तो चैप्टर का नाम क्या है, प्रेजेंटिंग टू डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। किसके द्वारा, पर्सन के द्वारा। मतलब आपको किसी पर्सन के द्वारा क्या करना है, डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो पर्सन पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वास्तविकता में ये पर्सन है कौन, कि वास्तविकता में ये पर्सन है कौन। तो रजिस्ट्रेशन कराना डॉक्यूमेंट का, चाहे वह डॉक्यूमेंट कंपलसरी हो, इसमें यह बोला गया है, और चाहे वह डॉक्यूमेंट ऑप्शनल हो, इसमें यह बोला गया है। चाहे ऑप्शनल हो डॉक्यूमेंट, चाहे कंपलसरी हो, आपको अगर जो व्यक्ति लेके आ रहा है रजिस्टर कराने उसका चेक करना है तो वो व्यक्ति होगा कौन। तो पहली चीज़ अगर आप ए पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें बोला गया है कि जो एग्जीक्वेंट पर्सन होगा, मतलब जिस क्या कराता है, दस्तावेज पर साइन करता है, एग्जीक्यूशन करता है। सब दस्तावेज, कुछ दस्तावेजों का जो करता है एग्जीक्यूशन, या तो वो व्यक्ति होगा या इसके अंदर इसके अधीन सबऑर्डिनेट जो क्या करता है, ऐसे डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्लेम व्लेम करता है, वो व्यक्ति भी होगा। ये पहला बोल दिया। बी पॉइंट में बोलेंगे कि कोई भी ऑर्डर या डिक्री, इनकी कंडीशन, इनकी दशा में, ऑर्डर और डिक्री की दशा में इसके सबऑर्डिनेट, किसके सबऑर्डिनेट, जिसके खिलाफ ऑर्डर और डिक्री आई है, इसके सबऑर्डिनेट क्या करने वाला, क्लेम करने वाला व्यक्ति भी आएगा। क्लेम, जो क्लेम करता है ना, वो पर्सन भी आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा ये बोल रहा है कि इनके मरने के बाद इनके एलआर आ जाएंगे, इनने किसी असाइनी को अपॉइंट किया है वो व्यक्ति भी आ जाएंगे, या पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेट करने वाला, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है वो एजेंट भी आ जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये आपके 32 में है। किसके हैं, सेक्शन 32 में बताए गए हैं कि पर्सन ये होने चाहिए, तभी जाके हम एक डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये व्यक्ति आ सकते हैं, इनके अलावा कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है। क्लियर हुआ बात। अब इसमें जो कुछ एक्सेप्शन है, इसका जो कुछ एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन पहली लाइन में लिख दिया गया है। एक तो एक्सेप्शन 31 लिखा है, एक तो 88 लिखा है, एक तो 89 लिखा है। 31 आपने कल ही पढ़ा है कि भैया घर में जाके क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 88 ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर या तो स्वयं जाएगा या अपने एजेंट को भेजाएगा, क्या के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और 89 तो अलग ही मैटर पे बात करता है, जैसे कि अगर सीपीसी से रिलेटेड कोई स्थावर संपत्ति के संबंध में कोई विक्रय के विषय में अगर कोई है और विक्रय के विषय में आप क्या करते हो, उसको कुछ एग्जम्प्ट कर देते हो या ग्रांट कर देते हो, कुछ चीज अनुदत्त करते हो, तो वो प्रमाण पत्र आपको रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास आपको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। जैसे कि किसी को प्रॉपर्टी नीलामी से संबंधित विषय में आप क्या करते हो, क्रय करवाते हो, विक्रय और क्रय के संबंध में अगर कोई डॉक्यूमेंट क्या होता है, रजिस्टर कराना पड़ता है, तो उसको भी प्रमाण पत्र जारी करके आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रार ऑफिस भेज सकते हो। ऑर्डर की कॉपी की बारे में बात करता है ना, इन राइटिंग में भेजना है, और आप उसको पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इसके बारे में बात करता है। और हम आगे 89 पढ़ेंगे। चलिए अब हमें 32A क्या बात करता है। 32A बात कर रहा है आपका, 32A क्या बात करता है, 32A बोल रहा है कि भैया डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो आ गए हो, आ गए ना, लेकिन हम कैसे मान लें कि आप उनके एलआर हो, हम कैसे मान लें कि आप उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति हो, है ना। आप तो झूठा भी लेके आ सकते हो,
तो ये वाली बात है, आप तो झूठा दस्तावेज भी दिखा सकते हो, आप झूठे पर्सन भी बन सकते हो, पर्सोनेशन हो सकता है आईपीसी में जो पनिशमेंट है ना। तो इसमें जो एक सेक्शन के बारे में बात बोली है वो सेक्शन है 82, और 82 सीधा सीधा बोल रहा है, क्या बोल रहा है 82 कि भैया पनिशमेंट है 7 साल की। कितने साल की है? 7 साल की। 3 मामलों में है, लेकिन वो पहला मामला कौन सा है? पहला तो आप क्या करते हो, फॉल्स स्टेटमेंट देते हो। पहले पनिशमेंट इसलिए पढ़ ली क्योंकि आप डर जाओ। फॉल्स स्टेटमेंट देते हो, फॉल्स फैब्रिकेशन करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट का, और क्या करते हो तीसरा, फॉल्स पर्सोनेशन करते हो स्वयं पर्सन का या डॉक्यूमेंट का भी हो जाता है, छुपा दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये आपको 7 साल की सजा, जुर्माना दोनों की बात करता है। अब पढ़ लीजिए 32A जो कि बोलता है कंपलसरी है भैया। क्या है? कंपलसरी है। क्या कराना? एक तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो, एक तो फोटो लगाना, और दूसरा फिंगरप्रिंट लगाना। फिंगरप्रिंट ये लगाना क्या है भैया? कंपलसरी है, कंपलसरी कंपलसरी है। तो ये आप कंपलसरी बिल्कुल याद रखना कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, यदि आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए हो तो पासपोर्ट साइज फोटो और फिंगरप्रिंट लगाना बहुत ही आवश्यक है। इसका एक प्रोवाइजो है जो कि कुछ बात नहीं करता है, ये बहुत सिर्फ एक ही करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेट अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट का आपको क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ट्रांसफर से रिलेटेड कोई मैटर रहता है ना, तो उस कंडीशन में चाहे वह सेलर हो और चाहे वह परचेजर हो, चाहे वह सेलर हो चाहे परचेजर हो, इन दोनों को पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो और फिंगरप्रिंट लगाना आवश्यक होता है। क्लियर हुआ 32? आइए 33 के बारे में बात करते हैं। 33 बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है कि हमने पढ़ा है कि भैया आपने क्या किया है, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे के आपने अपनी पल्ला झाड़ लिया है कि अब मुझे आना जरूरी नहीं है, मैंने तो उस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। तो नाउ 33 थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, आपका वहम दूर हो जाएगा। वो बोलता है पावर अटॉर्नी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज्ड, आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी जो आपने किसी एजेंट को दी है, हम उसको वैलिड कब मानेंगे और कब नहीं मानेंगे, इसके बारे में बात होती है। एक पॉइंट ये बात करता है, क्या बात करता है कि जब आप इंडिया में हैं और आपने पावर ऑफ अटॉर्नी क्या की है? जारी करी है, तब वो क्या होगा? वैलिड होगी। अन्यथा आप बाहर अगर पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हो, बाहर हो और इंडिया में नहीं है और एजेंट इंडिया का है, तब उस कंडीशन में नहीं होता। आइए देखें, यदि पावर ऑफ अटॉर्नी के समय आप कहाँ थे? इंडिया में थे। अब इंडिया में जहाँ भी हो गए, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट में हो गए चाहे वह सब डिस्ट्रिक्ट में हो गए, आप कहीं भी हो, आपका क्षेत्र मकान कहीं भी हो, तो डिस्ट्रिक्ट में तो रजिस्ट्रार साहब कर देंगे और सब डिस्ट्रिक्ट में सब रजिस्ट्रार साहब करेंगे उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड और आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी को वेरीफाइड। क्लियर बात हुई? चलिए इस पे, अब इसमें जो लिखा है दूसरा बी पॉइंट है, यदि एक्ट एनफोर्स में नहीं है, क्या नहीं है? बी पॉइंट बोलता है एक्ट एनफोर्स में नहीं है, एक्ट एनफोर्स में नहीं है भैया आप, और उस टाइम पे आपने क्या किया? पावर ऑफ अटॉर्नी दी किसको? एजेंट्स को। तब उस कंडीशन में दो चीजें, एनी मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा और उस पावर ऑफ अटॉर्नी को क्या करेगा? वेरीफाइड, रिकॉग्नाइज्ड करेगा। उस पावर ऑफ अटॉर्नी को रिकॉग्नाइज्ड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा एनी मजिस्ट्रेट। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका ये क्वेश्चन। इसका जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट बात कर रहा है, इसका अपोजिट बोल लो आप, उसमें बोला है कि प्रिंसिपल डज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। क्या बोल रहा सी पॉइंट? कि ये इंडिया में नहीं है भैया, इंडिया में नहीं हो आप, डज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। तब क्या करें भैया? तब ये बोल रहे हैं कि आप एनी कोर्ट, एनी जज, एनी मजिस्ट्रेट, इंडिया काउंसिल, सब काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के समक्ष एग्जीक्यूट होगा।
है ना, इसको पढ़ लो। यदि मालिक पूर्वोक्त समय में निवास नहीं कर रहा है, मालिक पूर्वोक्त समय पर भारत में निवास नहीं करता है, तब किसी नोटरी पब्लिक या किसी न्यायाधीश, किसी मजिस्ट्रेट, किसी भारतीय काउंसिल, उप काउंसिल या केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और इतर द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी। अब भैया आप क्या नहीं करते हो, इंडिया में रेसिडेंस नहीं करते हो और उस टाइम पे आपने पावर ऑफ अटॉर्नी आपके एजेंट को दे दी, तो उस टाइम पे अगर हम आपकी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराएंगे तो किसके समक्ष होगा वो काम, किसके समक्ष होगा वो काम? तो एनी नोटरी, पहली तो उसकी नोटरी होगी, क्या होगी उसकी नोटरी होगी, वेरीफाइड होगा, नोटरी होगी पावर ऑफ अटॉर्नी की। दूसरी रजिस्टर कराने के डॉक्यूमेंट की भी नोटरी। तीसरा एनी कोर्ट के सामने होगा, मजिस्ट्रेट के सामने होगा, जज के सामने होगा। और जो तीसरा पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है उसके सामने एग्जीक्यूट होगा भैया वो डॉक्यूमेंट, और पावर ऑफ अटॉर्नी को अधिप्रमाणित किया जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इनके सामने। ये भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 3 लाइन ये लिख लेना, एनी नोटरी, एनी कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, इंडियन काउंसिल, सब काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट, काउंसिल और सब काउंसिल भी है यहाँ पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका प्रोवाइजो ये बोल रहा है कि यहाँ सबसेक्शन ए पढ़ा है हमने, और अभी हमने क्या पढ़ा है, बी भी पढ़ा है। और यदि उस व्यक्ति से जो क्या है इंडिया के बाहर है ना, और यदि एक्ट इन्फोर्स में नहीं था उस टाइम पे पावर ऑफ अटॉर्नी है, अगर वो हाजिरी की क्या करेगा, अपेक्षा करेगा कि भैया आपको प्रेजेंट होना जरूरी है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी में ऐसे पर्सन से नहीं होगी, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी से ऐसे पर्सन से नहीं होगी। इसका बहुत अच्छा प्रोवाइजो है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं है, अब क्यों डिस्प्यूट हुआ तो क्या करेंगे, इसका प्रोवाइजो आप देखिए, बहुत ही शानदार प्रोवाइजो है और आपके प्री। परंतु खंड ए और खंड बी, सी वाले मामले में तो बुला लेंगे, लेकिन खंड ए और बी में वर्णित जैसे किसी मुख्तारनामे के निष्पादन के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्ट्रेशन कार्यालय या न्यायालय के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा निम्नलिखित व्यक्तियों से ना की जाएगी। एक्सेप्शन है भैया कि हम आपको बुला तो लेंगे, हम उन व्यक्तियों को नहीं बुलाएंगे जो नहीं आ पाएंगे। अब कौन नहीं आ पाएंगे इनके बारे में जानना है। देखिए अभी तक हमने 33 में क्या पढ़ा है, 33 में हमने पढ़ा कि हमें पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या करना है, एग्जीक्यूशन कराना है और उसको अधिप्रमाणित करना है, रिकॉग्नाइज कैसे होगा, ठीक है। 33 में और क्या पढ़ा, 33 में हमने वो पढ़ा कि भैया अगर कोई व्यक्ति इंडिया में है, उसी समय पर था और पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई किसी एजेंट को, तो हम उसे मान्य कर देंगे रजिस्ट्रार द्वारा, और किसके द्वारा, उसके द्वारा एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज हमने पढ़ी कि यदि भैया अगर वो उस टाइम पे, ये सी पॉइंट है, इंडिया में बाहर नहीं है, और जो आपका बी पॉइंट था, बी पॉइंट ये बोल रहा था कि एक्ट इन्फोर्स में नहीं है और उस टाइम पे आपने पावर ऑफ अटॉर्नी क्या कर दी एजेंट, तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में कोई भी मजिस्ट्रेट के समक्ष एग्जीक्यूट हो जाएगा और अधिप्रमाणित पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाएगी, है ना। और सी बोलता है अगर आप इंडिया में नहीं हो तो फिर आपको नोटरी कराना पड़ेगी, आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कराना पड़ेगा, और आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई काउंसिल का, कोई सब काउंसिल का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उसके समक्ष आपको क्या कराना पड़ेगा, उस पावर ऑफ अटॉर्नी का एग्जीक्यूशन कराना पड़ेगा और इसके बारे में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली बात हो रही है। अब आगे जो बात हो रही है इसकी जो प्रोवाइजो के बारे में बात हो रही है, प्रोवाइजो क्या बात करता है, प्रोवाइजो बात कर रहा है कि माना कि आप आउट ऑफ इंडिया में हो, तब ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, पॉइंट ये बोल रहा है कि आप इंडिया में हो, पॉइंट ये बोल रहा है कि एक्ट इन्फोर्स में नहीं है, एक्ट इन्फोर्स में नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में अब दोनों पे आप क्या कर रहे हो, पावर ऑफ अटॉर्नी का एग्जीक्यूशन के प्रयोजन के लिए अब रजिस्ट्रार्ड कार्यालय लेके गए डॉक्यूमेंट को, जिसको एजेंट है, अब एजेंट गया कहाँ, रजिस्ट्रार्ड कार्यालय में गया, किस लिए, डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। और ये एक्ट इन्फोर्स में नहीं था तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष गए, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्यूमेंट के, एजेंट जा रहा है क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी देखी, ठीक है। अब उस कंडीशन में अगर कोई पूछताछ करनी है, कोई भी चीज है, तो व्यक्ति से हाजिरी की अपेक्षा नहीं की जाएगी, हाजिर तो होना पड़ेगा लेकिन उन व्यक्तियों को हाजिर नहीं होना है। अब मेन एक्सेप्शन चालू होता है, जो आप पढ़ोगे तो सीधा सीधा आप पढ़ोगे क्या, पावर ऑफ अटॉर्नी में ऐसे व्यक्ति को
हाजिरी की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो वे व्यक्ति, प्रिंसिपल जो है वो जेल में है, जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी वो व्यक्ति कहाँ है? इन जेल। पहला तो भैया वो जेल में है, आ नहीं सकता, जेल में है या ऊपर नीचे हो सकता है, जेल में है या ल्यूनेटिक है या इडियट है ना, माइनर है, माइनर भी लिख लो, जेल में है, ल्यूनेटिक है, इडियट है, माइनर है, और क्या है? या तो किसी विधि में उसको छूट दी गई है ना, पर्सन एक्सेप्शन बाय लॉ फॉर्म, मतलब किसी विधि के अनुसार छूट दी गई है तो वो व्यक्ति भी आएगा, मतलब NRI। क्लियर बात बोल लो भैया, वो क्या है? फॉरेन लॉ NRI है, तो प्रिंसिपल बाहर है ना, इंडिया के, तो ये वाली, और उसको लॉ द्वारा क्या मिली है? छूट मिली है, तो वो व्यक्ति आ नहीं सकता है, उसको हाजिरी से क्या मिला गया है? छूट मिली गई है, तो ये वाली बात हो जाती है। ए और बी पे एप्लीकेबल होती है, सी पे एप्लीकेबल नहीं होती है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका प्रोवाइजो। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत बारीकी से बता दिया मैंने, है ना। आपको 33 पूरा याद होना चाहिए। 34 पे आ जाते हैं। 34 क्या बात करता है? 34, अरे अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी रह गया है। एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है? इस धारा में भारत से साधारण अधिनियम 1897 का धारा 3 के उपखंड 28 में यथा परिभाषित भारत अभिप्रेत है। सीधा सीधा अगर इसके एक्सप्लेनेशन पे आप जाओगे, वो बोल रहा है इंडिया की मीनिंग की बात बता रहा है, इंडिया। और आप तो इंडिया कहीं कितने एक्ट में पढ़े हो, है ना, CRPC में, IPC में, तो ये इंडिया की बात बता रहा है। और ये जो इंडिया की बात बता रहा है, इसकी इंडिया की बात भी देख लीजिए। इंडिया मीन्स इंडिया एज ए डिफाइंड इन जनरल क्लॉजेज एक्ट। कहाँ डिफाइन है? जनरल क्लॉजेज एक्ट। आप बस इतना याद रखना है, और उसके अलावा कुछ मत याद रखना। 1890 से 1897, ठीक है, इतने याद रखना, इतने में काम हो जाएगा। सबसेक्शन 28 फ्री में आ सकता है, इंडिया जनरल क्लॉज एक्ट 1897 सबसेक्शन 28। चलिए इसका सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। मुझे लगा था छोटा है लेकिन बड़ा है। सबसेक्शन 2, हर ऐसे व्यक्ति की दशा में यदि रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार मजिस्ट्रेट किया जाए, यह समाधान हो जाता है कि मुक्तनामा उस व्यक्ति की स्वेच्छा निष्पादित किया जाता है जिसका कि मकान मालिक होना तात्पर्य है, तो वह पूर्वोक्त कार्यालय न्यायालय की सही हाजिरी के लिए अपेक्षित बिना अनुप्रणित किया जाएगा। मतलब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार और मजिस्ट्रेट तीनों लोग कर रहे हैं ना, क्या कर रहा है? पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? तीनों लोग कर रहे हैं। कौन कौन से कर रहे हैं? एक तो आपका रजिस्ट्रार कर रहा है, सब रजिस्ट्रार कर रहे हैं, और मजिस्ट्रेट भी किया है, जो कि हम पढ़ के आए हैं, तो नो क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाइड हो गए, इनका यदि समाधान हो गया है, इनका यदि क्या हो गया है? समाधान हो गया है, तो भैया हाँ ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी स्वेच्छा क्या समाधान हुआ है? समाधान देखिए कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है जो प्रिंसिपल ने जारी करी है, ये वॉलेंटरली है। ये कैसी है? वॉलेंटरली है, कि रिकॉग्नाइज रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो वॉलेंटरली दी गई है, कोई दबाव में नहीं दी गई है। ठीक है, स्वेच्छा है। तो पहले ऑफिसर या कोर्ट में विदाउट रिक्वायरिंग टू हिज पर्सनल अटेंडेंस ऑथराइज को क्या करेंगे? पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट करेंगे, अनुप्रमाणित कर देंगे, रिकॉग्नाइज्ड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। मतलब अगर वॉलेंटरली है तो कोर्ट के समक्ष आपको नहीं बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, मतलब आपकी अपीयरेंस जरूरी नहीं है। नॉट अपीयरेंस इन फोर मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो आपकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसको आपने एजेंट को किया है, उसको क्या कर देंगे? ऑथराइज, रिकॉग्नाइज कर देंगे, अनुप्रमाणित कर देंगे, रिकॉग्नाइज कर देंगे, अनुप्रमाणित कर देंगे।
क्लियर हुआ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 पे आ जाइए। सबसेक्शन 3 ये बोलता है द ऑब्टेन एविडेंस एज टू वॉलंटरी नेचर ऑफ द एग्जीक्यूशन रजिस्टर्स ऑफ द सिस्टम मजिस्ट्रेट आइदर हिमसेल्फ टू हाउस एंड पर्सन परपोर्टिंग टू प्रिंसिपल द जेल इन विच द कन्फाइंड एग्जामिनेशन हेम इशू ऑफ कमिश्नर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है। सीधी सीधी बात वही चीज़ है, यही वाली चीज़ है। क्या वाली बात लिखी है यहाँ पे? सबसेक्शन 3 कर दीजिए आप सीधा। सबसेक्शन 3 बोलता है कि कोई रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, मजिस्ट्रेट है, सेटिस्फाइड हो जाता है किसके रिगार्डिंग? पावर ऑफ अकॉर्डिंग के रिगार्डिंग, कि जो कि कैसी है? वॉलेंटरली दी गई है। वॉलेंटरली क्या करी गई है? आपको दी गई है। तो एविडेंस के स्वयं व्यक्ति के घर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। तो भैया जो एविडेंस है क्या लिखा है? तो एग्जीक्यूशन के लिए, निष्पादन के लिए अभिप्राप्त या तो स्वयं उसके घर जा सकेगा, एग्जीक्यूशन के लिए साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए उसके स्वयं जा सकेगा। मतलब एविडेंस के रिगार्डिंग स्वयं जाएगा, हिमसेल्फ, उसके घर 31 का कंप्लाइंस ले सकता है। ठीक है। और जिसका मालिक होना तात्पर्य है या उस समय वह जेल में है, व्यक्ति परिरुद्ध है, उसकी परीक्षा कर सकेगा या परीक्षा करने के लिए एग्जामिनेशन स्वयं जाएगा तो क्या करेगा? एग्जामिनेशन करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं गया तो कमीशन भी जारी करेगा। और कमीशन जारी करने वाला अगर कोई जेल में व्यक्ति है तब भी क्या करेगा? उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। मतलब किसी भी कीमत पे, या तो आप घर में हो या तो जेल में हो, तब भी आपका एग्जामिनेशन होगा। और अगर आपको लगता है अगर मैं स्वयं नहीं जा पाऊंगा तो मैं कमीशन जारी कर दूंगा, किसी और व्यक्ति को भी भेजूंगा, कमिश्नर ऑफिसर को भेज सकता हूं। सीपीसी का ऑर्डर 26 सेक्शन 76 का कंप्लायंस लिया जाएगा। मतलब सीपीसी 76 कमीशन जारी करते हैं और 75 जो कमीशन के लिए राय बनाते हैं पहले। तो ये सब चीज़ें हैं। और एविडेंस प्राप्त करने के लिए इसका एक ही ऑब्जेक्ट निकल रहा है, एविडेंस प्राप्त करने के लिए कि आपकी वॉलेंटरली पावर ऑफ अटॉर्नी है या नहीं। इस चक्कर में हम आपके घर भी आएंगे और आपसे एग्जामिनेशन लिया जाएगा। क्लियर बात हो रही है 33 में। चलिए अब क्या एक नोट लिख लीजिए आप। एक नोट ये है कि वाइफ जो है, वाइफ को जनरल है पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप मिल जाती है। पति और पत्नी को एक माना जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट 122, है ना। 120 और 122 में पति पत्नी को क्या माना गया है? एक ही माना गया है। मतलब अगर पति नहीं है तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसको अपने आप आ जाएगी? पत्नी को आ जाएगी। तो ये हमें थोड़ा सा नोट ध्यान में रख के चलना है। पूछ लिया जाए तो आपको बताना है ना। क्लियर हो गया होगा। आइए सबसेक्शन 4 पे बात करते हैं। एडिशन एविडेंस के बिना, एविडेंस के एडिशन के बिना पावर ऑफ अटॉर्नी को पूर्व प्रूफ करना पड़ेगा। तो पेश किए जाने से पहले एविडेंस प्रमाणित किया जा सकेगा। मतलब आपको अगर एडिशनल एविडेंस के बिना पेश किए जाने से पहले ही साबित किया जा सकेगा। मुख्तारनामा जो है आपका पावर ऑफ अटॉर्नी है वह निमित्त वर्णित व्यक्ति या न्यायालय के समक्ष निष्पादित तो उसके द्वारा अधि प्रमाणित किया जाएगा। किसके समय? वर्णित व्यक्ति या न्यायालय के समक्ष, जिस व्यक्ति को आपने क्या किया है, नाम वाम दिए, उसके समक्ष या न्यायालय के समक्ष, ठीक है, निष्पादित या उसके समय अनुप्रमाणित किया जाएगा। मतलब एडिशनल एविडेंस नहीं लिया जाएगा। मना कर रहा है कि यदि एडिशनल एविडेंस हमने एडिशनल एविडेंस के बिना, विदाउट रिक्वायरमेंट टू एडिशनल एविडेंस, और पावर ऑफ अटॉर्नी को क्या करना है? अब प्रूफ करना पड़ेगा। पहले ही अतिरिक्त साक्ष्य के बिना प्रूफ करना पड़ेगा। जिसका नाम आपने व्यक्ति, जो एग्जीक्यूशन के लिए या जो कोर्ट जो उसका क्या कराता है, एग्जीक्यूट कराता है, उस पावर ऑफ अटॉर्नी को क्या कराता है, रिकॉग्नाइज कराता है, उसके समक्ष आपको बिना अतिरिक्त साक्ष्य के क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। पेश किए जाने से पहले, बिना अतिरिक्त साक्ष्य पेश किए जाने से पहले। क्लियर हुआ? सिंपल था 4, है ना। एडिशनल एविडेंस के बिना पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रूफ करना पड़ेगा और पेश किए जाने के पहले एविडेंस प्रमाणित किए जाएंगे।
इसके समक्ष, जो वर्णित व्यक्ति है और जो कोर्ट है उसके समक्ष। ठीक है, 34 पे आ जाइए। 34 भी अपने आप में थोड़ा सा लेंथी सा दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हो जान दो। 34, इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार ऑफिस। क्या बोला है कि जांच की जाएगी, किसके द्वारा? रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरण के पूर्व जांच। सही बात है, इंक्वायरी का तो होना ही चाहिए ऑप्शन, तो जांच होगी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की। ठीक है, इंक्वायरी के पहले किसकी जांच होगी, है ना? तो आप देखो रजिस्ट्रार ऑफिसर क्या जांच करेगा। अब इसमें जो सेक्शन लिखे हैं 41 हो गया, 43 हो गया, 45 हो गया जो कि हमें आगे पढ़ना है, 69 हो गया, 75 हो गया और 77 हो गया, 89 हो गया। इसमें से 2 तो आपको पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है, तो मैं अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्ययन रहते हुए, मतलब इनका यूज करना है, इनके उपबंधों का यूज करते हुए कोई भी दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी जब तक उसको निष्पादित करने वाले व्यक्ति और उनके प्रतिनिधि समूह ने पूर्व रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता धारा 24, 25, 26 के अधीन उपस्थापित करने के अनुज्ञा समय के अंदर रजिस्टर ऑफिसर में उपसंजात ना हो। सीधी सीधी बात, कुछ नहीं पढ़ना है। इनने बोला इसको करो क्या, फॉलो। इसको क्या करो, 41, 43, 45, 49, 75, 77 ये अपन आगे पढ़ेंगे, है ना? इनके उपबंधों को क्या करो, इनके प्रोविजंस को क्या करो, आप फॉलो करो। और अगर एग्जीक्यूशन करने वाला कोई भी एजेंट हो गया, असाइनी हो गया या एलआर हो गया, ये आते हैं, ठीक है, या स्वयं वो पर्सन हो गया एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं, डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रीकरण के लिए आते हैं, तब ये पर्सन हो गया। तो जब तक ये 24, 25, 26 जो कि बहुत अच्छे से आप टाइम और प्लेस के बारे में, कितने दिन के भीतर आना है, एक बार अगर आप नहीं आए हो तो फिर कितने दिन में आना है, तो अगर इतने ये कंप्लाइंस ले लिया है तब आप क्या करोगे, टाइम प्लेस प्रॉपर प्लेस में अगर उपस्थित हो गए, अपीयर हो गए डॉक्यूमेंट को लेके तो ठीक है, डॉक्यूमेंट पेश कर दिया टाइम में तो ठीक है। यदि डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं किया है उस टाइम की कंडीशन में उपसंजात रजिस्टर नहीं किया जाएगा, उपसंजात नहीं होता है तो रजिस्टर नहीं किया जाएगा। क्लियर बात, आप जनरल रूल बोलता है, लेकिन प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार शायद और हम प्रोवाइजो पे चर्चा कर चुके हैं। प्रोवाइजो सीधा सीधा बोलता है सेक्शन 25 को उठा के, और सेक्शन 25 में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या बोलता है कि अगर 4 महीने के भीतर भीतर कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। लेकिन किसी भी दुर्घटना के कारण या किसी भी आवश्यक कार्य के कारण आप 4 महीने के भीतर भीतर रजिस्टर नहीं करा पाए। अब जब 4 महीने के भीतर भीतर आप रजिस्टर नहीं करा पाए तो 4 महीने आपको सब रजिस्ट्रार और दे देगा। ठीक है, रीजनेबल कॉज है, मैंने 4 महीने और दी थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं आते तो ये बोल रहा है कि भैया फिर तो आपको रजिस्ट्रेशन में जो फीस है ना, इसका 10 गुना के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तब जाके हम आपका डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा क्योंकि पहले भी पढ़ा है। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, सबसेक्शन 2 के बारे में आइए थोड़ी सी रीड कर लें। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको इंग्लिश बोर्ड पे चल रही है, हिंदी में रीड कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी पढ़ा जाता है। ठीक है, दूसरा, उपधारा 1 के अधीन उपसंजाति एक ही समय पर विभिन्न समय पर हो सकेगी। ये वाला सेक्शन आप पढ़ चुके हो। सेक्शन 24 बात करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो विभिन्न समय में कई व्यक्तियों द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में बात करता है। ठीक, तीसरा क्या बात करता है, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर तदुपरि ए यह जांच करेगा कि दस्तावेज उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादित की गई थी या नहीं जिनके द्वारा निष्पादित किया जाना तात्पर्य है। मतलब फिर से पर्सन की जांच, तीसरा इंपोर्टेंट है, क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। और इंक्वायरी किसकी करेगा, पर्सन की ही करेगा कि भैया जो पर्सन जिसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाना है, जिसके द्वारा एग्जीक्यूशन हुआ है, वह क्या है, वह वैलिड पर्सन है या नहीं है, वह रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, वह पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दी है वो रिकॉग्नाइज है या नहीं है, इसके बारे में बात करता है आपका सबसेक्शन 3। और इसमें जांच करेगा किसकी, उन निष्पादित व्यक्ति की कि जिसके द्वारा एग्जीक्यूशन हुआ है। पहली चीज तो यही जांच करेगा डॉक्यूमेंट में कि एग्जीक्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, पहली चीज तो ये वो यही जांच कर रहा है। या जिसके द्वारा एलिजिबिलिटी चेक करेगा,
कि इसके द्वारा वास्तव में जो एग्जीक्यूशन होना था वो इसी पर्सन के द्वारा होना है ना। तो ये मतलब एग्जीक्यूशन चेक करेगा होगा या नहीं होगा, या वो पर्सन की एलिजिबिलिटी चेक करेगा, इंक्वायरी करेगा। ये आपका है पूरा A.3 का। बी पॉइंट क्या बोलता है? बी पॉइंट ये बोल रहा है कि अपने समक्ष उपसंजात होने या अभिगतन करने वाले व्यक्ति में दस्तावेज जो निष्पादित की गई है और व्यक्तियों की अनन्यता के बारे में अपना समाधान करेगा। अनन्यता के बारे में अपना क्या करेगा? समाधान करेगा। जो पर्सन है, जिस पर्सन का डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, इसके बारे में जांच होगी। इसके बारे में पर्सन के बारे में ही जांच होगी कि जो स्टेटमेंट उसने दी है और जो पर्सन जो आया है डॉक्यूमेंट लेके, अब जो पर्सन आया है डॉक्यूमेंट लेके उसके बारे में बोल रहा है कि उसके बारे में जांच होगी, उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे हम। पहली चीज ये डॉक्यूमेंट से रिलेशन था, ठीक है। सी जो बोल रहा है कि जिस पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन किया है उसके बारे में जांच है, और इसमें जो डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है और जो पर्सन उसको लेके आया है बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, इसके बारे में एलिजिबिलिटी की जांच है। और इसमें पर्सन के बारे में जांच है, जिसने एग्जीक्यूशन किया है उसके बारे में जांच है, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट बोल रहा है सी, जबकि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि, समूहनिदेशित या अभिकर्ता के रूप में उपसंजात होता है या ऐसे व्यक्ति उपसंजात होने के अधिकार के बारे में अपना समाधान करेगा। पर्सन, असाइनी और एजेंट के बारे में, तीनों के बारे में बात करता है। यदि ये लोग अपीयर हुए हैं तो उनकी राइट के बारे में जांच करेगा कि इनको अधिकार है यहाँ पे उपस्थित होने का या नहीं है। मतलब ये जो पर्सन है, ये जो एजेंट है, ये जो असाइनी है, इनके बारे में LR नहीं लिखा है, पर्सन, एजेंट और असाइनी के बारे में बात बोली गई है कि इनको क्या है, इनके राइट के बारे में जांच करेगा। और राइट क्या है? अपीयर है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो ये तो उपस्थित होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। ये वाली बात तो इनके राइट की जांच होगी कि इनको अधिकार बनता है या नहीं बनता है। अब इसका जो चौथा पॉइंट बोल रहा है, जो कि सबसेक्शन फर्स्ट का प्रोवाइजो बनाता है कि फर्स्ट सेक्शन का प्रोवाइजो के अधीन रहते हुए आवेदन उप रजिस्ट्रार के पास निविष्ट किया जाएगा और तत्क्षण इसको रजिस्ट्रार के पास जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है। जनरल तो यही बोलता है कि कोई भी अगर आप एप्लीकेशन लगाओगे तो वो सीधे किसको जाएगी? पहले सब रजिस्ट्रार को जाएगी और सीधा फिर किसको जाएगी? आपके रजिस्ट्रार साहब को जाएगी। क्लियर? ये है आपका पूरा। और 5 वाला तो ये बोला, इस धारा की कोई बात डिग्री और आदेश की प्रतियों पर लागू नहीं होगी, फोटोकॉपी पर लागू नहीं होती। कोई भी डिग्री की ऑर्डर की कॉपी है या डिग्री की कॉपी है, उसकी कॉपीज पे, उसकी प्रतिलिपि पे क्या नहीं होती है? लागू नहीं होती आपकी सेक्शन 34। चलिए सेक्शन 35 पे बात करते हैं। सेक्शन 35 आप देखिए क्या बोलता है। ये बोल रहा है कि निष्पादन क्रमशः स्वीकृति या प्रत्याख्यान की प्रक्रिया, मतलब प्रोसीजर टू एडमिशन और डिनायल एग्जीक्यूशन रिस्पेक्टिवली, इसके बारे में बात करने वाला है ये आपका 35। ये सेक्शन 35 है जो कि बात करता है डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, या तो कब एडमिशन किया जाएगा उसका और कब आपको क्या किया जाएगा? डिनाइल किया जाएगा, डिनाइड। ये दो चीज़ों की आपकी क्या कर रहा है? बात किया जा रहा है। पॉइंट देखते जाइए, कब डिनाइड करेगा, कब एग्जीक्यूट करेगा। एजेंट, असाइनी और पर्सन, ये तीनों चीज इसमें भी देखना है। एजेंट, असाइनी और पर्सन। एग्जीक्यूट कराने वाले, जो एग्जीक्यूशन वाले स्वयं उपसंजात होते हैं, तो क्या करेंगे? यदि एजेंट, असाइनी और पर्सन, इनको अधिकार है, इनको अथॉरिटी है क्या कराने के लिए? वो डॉक्यूमेंट को उपसंजात कराने के लिए, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराने के लिए। तो ये क्या हम सेल्फ अगर स्वयं आते हैं डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कार्यालय में, ऑफिस में, क्या कहे के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, तब ये क्या हो, तब ये स्वीकार करेगा क्योंकि उनको अधिकार है। एक्सेप्टेबल करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एडमिशन करेगा। दूसरा जो पॉइंट इसमें बोला गया है वो बोला गया है कि स्वीकार करेगा। इसका जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट में भी यही बात बोली गई है कि यदि कोई व्यक्ति का प्रतिनिधि है, समूह निर्देशित है या एजेंट है, यदि उपसंजात होता है तो प्रतिनिधि समूह निर्देशित एजेंट के निष्पादन को स्वीकार करेगा। बी पॉइंट भी यही बोल रहा है कि यदि कोई एजेंट आ रहा है, यदि कोई LR आ रहा है, यदि कोई असाइनी आ रहा है, और ये भी इसको भी अधिकार है, पावर ऑफ अटॉर्नी इसको दी गई है, तो इसको भी क्या करेगा? वो स्वीकार करेगा अगर ये रजिस्ट्रेशन के लिए आता है। ठीक है। तीसरी चीज ये बोल रही है, क्या बोल रहा है? क्योंकि इनको एग्जीक्यूट होते हैं,
ठीक है। तीसरा चीज जो सी पॉइंट बोल रहा है आपका कि अगर जो एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति है वो क्या है, मर गया है ना, दस्तावेज का निष्पादन करने वाला व्यक्ति मर गया है, तो उसका प्रतिनिधि समूह निदेशित उसके समक्ष उपसंजात हो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर और निष्पादन को क्या करेगा, फिर वो और निष्पादन को क्या करेंगे, वो स्वीकार करेंगे और देन रजिस्टर्ड कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये मर गया, कौन मर गया, पर्सन जो एग्जीक्वेंट बोल लो जिसको, कि जिसने एग्जीक्यूशन किया है डॉक्यूमेंट का, तो उसके बिहाफ पे एलआर आएगा, असाइनी आ जाएगा, है ना, कौन आएगा, एलआर आएंगे और आपके असाइनी आएंगे। एजेंट इसमें लिखा नहीं है तो ध्यान रखना, एलआर और असाइनी, बाकी एजेंट ऊपर चला है, ठीक है, यहाँ पे भी चला है, यहाँ पे भी चला है, बस इसमें एलआर और असाइनी आएंगे और किसके पास आ रहे हैं, रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में आ रहे हैं और उस कार्यालय में वो उसको क्या कर देगा, एडमिट कर देगा। ये वाली चीज हो गई। ठीक है, अब रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर दस्तावेज को 58 से लेकर 61 तक की धाराओं के अंतर्गत दोनों धाराएं भी निर्दिष्ट तौर पर रजिस्ट्रीकरण करेगा, मतलब 61 और 58 का कंप्लायंस लेगा। ठीक है, ये वाली बात है कि जो इंडोर्समेंट के बारे में बात करता है, मतलब इंडोर्समेंट के बारे में बात करता है आपका जो 58 है और जो 61 है, ये इंडोर्स से रिलेटेड मामला है कि इंडोर्स करके रजिस्टर्ड कर देंगे, एग्जीक्यूट करा देंगे, है ना, एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं। ये सब निष्पादन की प्रक्रिया के संबंध में है कि एजेंट और असाइनी पर्सन स्वयं रजिस्टर ऑफिस जाते हैं तो उसको स्वीकार करेगा, एग्जीक्यूशन को स्वीकार करेगा और रजिस्टर कर देगा। एजेंट एलआर और असाइनी जाते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन को स्वीकार करेगा और क्या कर देगा, एडमिशन कर देगा। और अगर ये कोई व्यक्ति मर गया जो रजिस्टर जिसने एग्जीक्यूशन किया था, तो उसके बिहाफ पे उसका जो एलआर होता है, जो असाइनी होता है, वो अगर रजिस्टर्ड कार्यालय जाता है तो उसका एग्जीक्यूशन को स्वीकार कर लिया जाएगा और रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, है ना, ये वाली बात हो रही है। चलिए, अब जो पॉइंट बन रहा है नेक्स्ट, डिनाइल के, एनी पर्सन एग्जामिन टू अपीयर, है ना, और इसका जो सबसेक्शन 2 बात करता है वो ये बात कर रहा है कि कोई भी पर्सन अगर आता है एग्जीक्यूशन के रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूट करवाने के लिए, वेरीफाइड कराने के लिए एग्जीक्यूशन को और डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने के लिए, तो उस कंडीशन में उसका एग्जामिन किया जा सकता है। ये वाला बात सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि एग्जामिन तो हो सकता है, उसका मना नहीं किया गया है। डिनाइट के बारे में बात करते हैं। डिनाइट की कंडीशन वही है जो हम पिछले अभी पढ़ के आए हैं कि भैया जो आपका असाइनी आ रहे हैं, एजेंट आ रहे हैं, ये क्या है, माइनर है, इडियट हैं, ल्यूनेटिक हैं, है ना, ये वाली चीज है। अब जो इसका पॉइंट बोलता है, एग्जीक्यूशन होना दस्तावेज, अगर जिस दस्तावेज का डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन होना है और वह व्यक्ति क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है, तब उस कंडीशन में क्या आएगा, उसका असाइनी आएगा। उस कंडीशन में उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तब उसको रिफ्यूज कर सकेगा, किसके हिसाब से, भाग 12 दिया है, भाग 12, जब आप भाग 12 पढ़ोगे तो भाग 12 के तहत क्या कर सकेगा, वो रिफ्यूज मना कर सकेगा और रजिस्टर्ड ऑफिसर मना करेगा। ठीक है, ये वाली चीज याद रखना। और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें जो एक प्रोवाइजो है, क्या लिखा है कि राज्य सरकार शासी राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना द्वारा यह घोषित करेगी कि ऐसे दस्तावेज के बारे में जिसके निष्पादन का प्रत्याख्यान किया है अधिसूचना द्वारा नामित कोई व्यक्ति उप रजिस्ट्रार और भाग 12 के तहत रजिस्ट्रार समझा जाएगा। तो कोई व्यक्ति जिसने क्या किया है, रिफ्यूज किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा घोषणा जारी होने पर जिसने ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने से मना किया है, वो क्या समझा जाएगा, उप रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार समझा जाएगा, है ना। तो ये वाली बात आप देख लेना एक बार।